जय हिंद बच्चों, मैं ऋषभ सर आपके संघर्षों का साथी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पावर शेयरिंग टॉपिक ऑफ क्लास 10th। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको हम बाय बुक या बाय नोट्स पढ़ते हैं। और हियर आप देख रहे होंगे दो मैप बने होंगे, एक तो बेल्जियम है एंड सेकेंड वन इज श्रीलंका। और कैसे श्रीलंका की डेमोक्रेसी या व्हाट इज़ हैपनिंग इन द डेमोक्रेसी ऑफ बेल्जियम, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर, ये भी बताया जाएगा। एंड एट द एंड में व्हाट इज़ द क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन सेशन एक अलग से ही वीडियो बनाई जाएगी। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत बेहतरीन है, पावर शेयरिंग। थोड़ा बहुत हम पहले जब टॉपिक आप ओपन करेंगे तो बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। तो बेल्जियम के थोड़े कंपोजिशन या क्या है, क्या इसकी इतनी कंपोजिशन है, कितनी इसकी डाइवर्सिटी है, क्या फील्ड है। जैसे आप बेल्जियम को एक मैप में देखेंगे, मैप यहाँ बनाया गया है। मैप पॉलिटिकल साइंस में आपके बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मैप पॉलिटिकल साइंस के नहीं, हिस्ट्री के ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक, और ज्योग्राफी के। चलिए इसको समझते हैं। जैसे आप देखेंगे कि बेल्जियम का जो ये कंपोजिशन है, इधर देखेंगे आप, बेल्जियम में ऊपर साइड नीदरलैंड एक कंट्री है। वहाँ आपके इस टॉपिक में दिया गया है कि बॉर्डर कंट्री क्या है। जैसे एक ऊपर नीदरलैंड है, हियर फ्रांस है, यहाँ जर्मनी है और यहाँ लग्जमबर्ग है। पहले हम बेल्जियम के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है। और इसके अलावा बेल्जियम की जो साइज है, साइज के जो हिसाब से आप देखेंगे कि ये हरियाणा जैसे हमारा स्टेट है उतनी ही इसकी साइज है। और हरियाणा से जितनी यहाँ पर एक पॉपुलेशन जितनी 1 करोड़ है, वो हरियाणा के ही हाफ पॉपुलेशन में जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है ऐसे बताई गई है इन अ बुक। आप बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अबाउट द बेल्जियम, कि व्हाट इज़ द बॉर्डर कंट्री ऑफ द बेल्जियम। यहाँ लिखा है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। और पॉपुलेशन के बारे में थोड़ी चर्चा है कि हाफ पॉपुलेशन ऑफ द हरियाणा, समझिए इसको, ठीक। इतनी कंपोजिशन आपको समझना है। इतनी कंपोजिशन बड़ी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है। जैसे आप देखेंगे कि ऊपर एक प्लेस बना है फ्लैमिश। फ्लैमिश रीजन में कौन लोग रहते हैं? एक तो ये एफ से है, तो इसके जस्ट डिफरेंट वाले लैंग्वेज के लोग रहेंगे, डच स्पीकिंग लोग। तो डच स्पीकिंग पीपल लोग फ्लैमिश पे रह रहे हैं और इनकी संख्या कितनी है? 59%। हियर बैलून जो एक रीजन है जिसको मैंने कलर किया हुआ है, यहाँ पर कौन रह रहे हैं? फ्रेंच स्पीकिंग के लोग रह रहे हैं और जो फ्रेंच बोलते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 40%। 1% लोग इधर पास में जर्मन स्पीकर हैं, वो लोग रह रहे हैं, ठीक। तो इतनी कंपोजिशन के हिसाब से तो आप देखेंगे कि डच जो है यहाँ पर मेजॉरिटी में है, ठीक। और इसी के जस्ट उल्टा आप देखेंगे कि ये जो ब्रुसेल है, इसकी कैपिटल है ब्रुसेल में 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% लोग डच बोलते हैं। स्टेट में आप देखते हैं, देश में आप देख रहे होंगे कि डच स्पीकिंग लोग जितने भी हैं वो मेजॉरिटी में हैं। और लेकिन फिर भी जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं ये थोड़े पहले से रिच रहते हैं, और इवन रिच रहने की वजह से ये वहाँ के रिसोर्स पर पहले या एजुकेशन पर पहले इनका हाथ पहले पड़ता है। तो कहीं ना कहीं डच वालों के लिए फ्रेंच जो डच जब बाद में कोई चीज़ रिसोर्स पाया है, तो वो पहले जो पाए हैं उनसे एक क्लैश की भावना, कॉन्फ्लिक्ट की भावना तो आ ही सकती है। तो कैसे उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट की भावना को डिक्लाइन किया है और कैसे कंट्री में एकोमोडेशन बनाया है, इस चीज़ को आप पढ़ेंगे इस टॉपिक में। थोड़ी बहुत स्टोरी आप श्रीलंका के बारे में पढ़ लें। श्रीलंका जो एक कंट्री है 1948 में इंडिपेंडेंट हुई है। आफ्टर इंडिपेंडेंट इसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे जो यहाँ पर मेजॉरिटी है, सिंगला कम्युनिटी बड़ी मेजॉरिटी में है। सिंगला लोगों की कम्युनिटी जो है यहाँ पर 74% रहती है, सिंगला। और दूसरी कम्युनिटी है जो तमिल लोग यहाँ पर 18% है, तमिल 18%। इवन यहाँ पर 2 तरीके के तमिल लोग हैं, जैसे कि श्रीलंकन तमिल हैं और एक जिसके 4 फादर लोग इंडिया से आए हैं और यहाँ पर प्लांटेशन जो कॉलोनी पीरियड चल रही होती है तो प्लांटेशन करने आए होते हैं, बाद में यहाँ बस गए हैं। तो कुछ लोग वहाँ भी हैं और 7% लोग अलग अलग कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, जैसे क्रिश्चियन भी हैं और इवन तमिल भी हो सकते, जो क्रिश्चियन है वो तमिल भी हो सकते हैं, सिंगला भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर ये लोग भी रह रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी इतने जो कंपोजिशन है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है।
तो आप देखेंगे नॉर्थ रीजन में जहाँ पर मैंने रेड किया हुआ है, यहाँ पर तमिल लोग रह रहे हैं। बाद में तमिल ई स्टेट के बारे में या तमिल इलियम के बारे में ये बात आएगी, तो आप वहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये प्लेस के बारे में चर्चा होगी। ठीक, एक प्लेस ये कोलंबो मैंने बना दिया है, बुक में भी बना है, तो इसको देख लीजिएगा, इवन जैसे मैप में कोई दिक्कत आपको ना हो। आगे चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में, श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, साउथ इंडिया में जो तमिल स्टेट है उससे कुछ ही दूरी पर श्रीलंका है, कोस्टल साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा है, आप समझेंगे सेम एज इट इज़ हरियाणा। ठीक, डाइवर्स पॉपुलेशन है, तमिल स्पीकर हैं और सिंगला स्पीकर हैं और क्रिश्चियंस, ये सारे लोग यहाँ पर मतलब पॉपुलेशन के रूप से भी बहुत डाइवर्स हैं। तो क्या होती है डाइवर्सिटी की वजह से, यहाँ पर थोड़ी इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत बेहतरीन स्टोरी है इसकी। तो पहले श्रीलंका की स्टोरी से ही शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद बेल्जियम के एकोमोडेशन के बारे में शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। तो इसको इरेज करके लिख देते हैं, मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका आपका पहला टॉपिक है। मेजॉरिटिज्म इन, आपको अगर किसी टॉपिक पे डाउट है तो यू हैव टू गो थ्रू द कमेंट सेक्शन एंड आस्क मी व्हाट एवर यू हैविंग अ डाउट। ठीक, फर्स्ट वन टॉपिक इज मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। इसमें आप थोड़ी बहुत यहाँ की जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे आप देखेंगे कि श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ, 1948 में। आफ्टर दैट उसमें क्या हुआ कि वहाँ के जो सिंगला लीडर्स थे वो हमेशा से चाहते थे कि जैसे कि हमेशा हमारा प्रभुत्व रहे, तो इसके लिए पहले जब चुनाव होगा तो वो लोग तो जीतेंगे जो मेजॉरिटी में है। तो मेजॉरिटी में थे तो सिंगला लोग जब जीते उसके बाद उन्होंने कुछ और काम किए जिससे वो हमेशा मेजॉरिटी में रहें या जिससे वो ज़्यादातर मतलब श्रीलंका में डोमिनेट करते रहें। तो उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए जो आपकी बुक में आएंगे। ठीक, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या क्या किए, जैसे आप देखेंगे एक एक्ट पढ़ेंगे 1956 का, ये पॉइंट है, की पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस एक्ट के तहत उन्होंने सिंगला लैंग्वेज को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी और तमिल को उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया। ठीक, इवन जो वहाँ के सिंगला पीपल हैं उनके लिए और भी ज़्यादा एक प्रेफरेंस वाली चीज़ें दी, जैसे कि उनको जॉब में या यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन में उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई, इवन तमिल लोगों को रिजेक्ट किया गया। इससे क्या होगा कि एक कॉन्फ्लिक्ट की भावना आ जाएगी। अब जब कॉन्फ्लिक्ट की भावना उनके मन में आ जाएगी, मतलब किसके, जो अलाइन किए जा रहे हैं, जो अलग किए जा रहे हैं, तो कौन किए जा रहा है, तमिल्स। अब तमिल लोग क्या करेंगे, वो भी लोग क्या करेंगे, पार्टीज बनाएंगे, अपने लैंग्वेज को रिकॉन्साइल करेंगे, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट की भी इशू आ जाएगी, जैसे कि पार्टी बनेगी। तो आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर कि श्रीलंकन तमिल लॉन्च देयर पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइज्ड ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रिलीजियस ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। अपनी रिलीजियस ऑटोनॉमी या अपने लैंड के ऑटोनॉमस पावर के लिए भी और अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन, जॉब्स, इन सब चीज़ को प्रमोट करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, वो भी लोग, उनकी लीडर्स आएंगे आगे, इस पर काम करेंगे। इससे क्या होगा, देखेंगे कि 1980s में एक स्टोरी सुनेंगे आप, इसमें आएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे डिमांड कर रही होगी तमिल इलियम या तमिल के लिए एक अपना एक अलग स्टेट के लिए, तमिल इलियम स्टेट। ठीक, ये ऊपर ये जो कलर वाला पार्ट आप देख रहे होंगे। इसके साथ साथ क्या होगा कि इन दोनों कम्युनिटी भी, जैसे तमिल और सिंगला, दोनों कम्युनिटी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट की भावना होगी, एक सिविल वॉर होगा। अब सिविल वॉर में क्या होगा कि दोनों तरफ से हजारों लोग की संख्या में लोग मारे जाएंगे। और इससे ये जो वॉर है 2009 तक आते हुए एंड होगा। मतलब एक तरीके से ये आपको समझना है कि यहाँ डेमोक्रेसी और मेजॉरिटिज्म को लेकर कितनी बड़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं। इसी के एवज में आप, इसी के कंपैरिजन में जब आप बेल्जियम की स्टोरी सुनेंगे तो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी बेल्जियम की है।
तो शुरू करते हैं बेल्जियम की कहानी। जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, एकोमोडेशन इन द बेल्जियम। टॉपिक अगर जल्दी चल रही हो तो आप अपने बुक में देखेंगे तो ऐसे एज इट इज आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बहुत बेहतरीन है ये टॉपिक, एकोमोडेशन इन द बेल्जियम। ये हमारा सेकंड वन टॉपिक है। थोड़ा बेल्जियम के बारे में एक स्टोरी में तो आपने शुरू में पढ़ लिया, अब बेल्जियम में कैसे एकोमोडेट किया, इसमें भी देखिए कॉन्फ्लिक्ट का इशू इस पे यहाँ पे भी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों कॉम्प्लेक्स है। इवन आप देखेंगे कि सॉरी, डच वाले जो मेजॉरिटी में हैं उनको क्या कहते हैं, जो भी राइट्स हैं, जो भी चीज़ है, वो थोड़े रिसोर्स हैं वहाँ देर से मिले हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का इशू है। लेकिन ये 1950 से 60s तक वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है। लेकिन उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डेवलप किया ये समझिएगा। उसने 4 बार ऐसे अमेंडमेंट किए, ऐसे इस तरीके से फाइनेस्ट तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया है कि जैसे वहाँ पर क्या रहे, इक्वलिज्म की भावना रहे। ठीक, दोनों स्टेट काउंसिल की मतलब इलेक्शन हो, मतलब देश का इलेक्शन हो या फिर कैपिटल का इलेक्शन हो, कम्युनिटी में चाहे जितने परसेंटेज की कम्युनिटी रहे, लेकिन सबके इक्वल एमएलएज या इक्वल एमपीज वहाँ, मतलब इक्वल लीडर वहाँ सेलेक्ट होकर जाएंगे। 50% आपके, 50% हमारे। ऐसे क्या होगा कि लड़ाई नहीं होगी, चाहे आप 80% हो, चाहे आप 20% हो, चाहे 40% हो, चाहे 59% हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल मेंबर सेलेक्ट होकर जाएंगे जो अपने आपकी कम्युनिटी के लिए भी या स्टेट के लिए या देश के लिए काम करेंगे। मतलब एक तरीका है कि कैसे एकोमोडेट करना है, लड़ाई नहीं करनी है, और दोनों लोगों की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है उसका सम्मान करना है। गजब बात है। चलिएगा, तो सम एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल आपके टॉपिक में आएगा, उस टॉपिक को पढ़िएगा कैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर यू हैव टू राइट समवेयर if you think that it is important keywords for you to French speaking minister shall be equal in the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यहाँ पर पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट में इक्वल कैंडिडेट विल बी चूजन। ठीक, इवन आप देखेंगे कि पावर का जो ट्रांसफ़र है वो इतना बेहतरीन रहेगा कि ट्रांसफरिंग ऑफ पावर क्या है कि जैसे स्टेट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है तो वो पावर कुछ स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करे, ऐसे पावर को ट्रांसफ़र किया जाए कि स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कहते हैं, आपका सबॉर्डिनेट नहीं है, आपका नौकर नहीं है। ठीक, सब इक्वल चला रहे हैं देश। ठीक, ऐसा समझना है। तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर एक सेकेंड टॉपिक है, इसको मैंने कीवर्ड्स पे डिवाइड किया हुआ है। तो यू मस्ट बी राइट समवेयर एल्स इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, कि आप बुक्स से डायरेक्ट नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए मैंने कीवर्ड्स पे। तो पहला टॉपिक आप क्या पढ़ोगे, ये सब टॉपिक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वलिज्म पावर पे काम किया जाएगा। सेकेंड वन टॉपिक में आप पढ़ोगे कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर कैसे है, कि मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर ट्रांसफर टू स्टेट गवर्नमेंट। इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, एंड थर्ड वन पार्ट आप पढ़ोगे, तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्रुसेल का जो प्लेस है, ये यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन आप पढ़ोगे कि फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% है, डचीज 20% है। तो यहाँ पर क्या सिस्टम है कि यहाँ पर भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिस पर दोनों कम्युनिटी से इक्वल रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। समझ में आई बात, बेहतरीन है। और चौथा सेक्शन आप पढ़ोगे इसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अच्छा, कम्युनिटी में इसमें क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इम्पॉर्टेंट चीज़ को डील करता है। जैसे एजुकेशन हो गया, वहाँ चीज़ों को डील करता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट में अपनी अपनी कम्युनिटी के लोग, जैसे अब कोई फ्रेंच बोल रहा तो फ्रेंच कम्युनिटी के लोग, डच बोल रहा तो डचीज, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और
जरूरी नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है कि वो किसी एक लिमिटेड प्लेस पे रह रहे हैं, वो कहीं भी रह रहे हो, वो अपनी कम्युनिटी को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या अपनी कम्युनिटी को प्रमोट कर सकते हैं। और उनकी कम्युनिटी का काम है कि जैसे कुछ जो सामान्य कार्य जैसे दिए गए हैं, एजुकेशन को प्रमोट करना है, लैंग्वेज को प्रमोट करना है, कल्चर को प्रमोट करना है, ये सब सारे इशू को कौन प्रमोट कर रहे हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये टॉपिक या कम्युनिटी गवर्नमेंट टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है कि, और वहाँ आपको यही लिखना है कि ये जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, और विच काइंड ऑफ इशू दे डील्स। तो ये डील करने वाली इशू को आपको करना है। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा हो। और इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि जैसे बेल्जियम में जो ये ब्रुसेल है, इसका कैपिटल है, ये बहुत ही, इसकी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये बहुत खास है। इस वजह से यूरोपियन कंट्री के बहुत सारे जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, जिसमें यूरोप के कई सारे कंट्री हैं, उनकी भी अपनी एक पार्लियामेंट ब्रुसेल में ही है, मतलब उनकी भी अपनी बैठक मीटिंग यहीं पे होती है। और इस वजह से, क्योंकि ये बहुत खास डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये लड़ाई झगड़े आपस में नहीं कर रही हैं, इस ये भावना से, तो ये यहाँ पर हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का, ये आपको जानना है। MCQ में ये पूछा जाता है। ठीक, एक टॉपिक आपके पास आएगा, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये टॉपिक न सिर्फ टॉपिक है बल्कि एक क्वेश्चन की तरह एक टॉपिक है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आपको पढ़ना है जस्ट बिकॉज ये एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप किया गया था। तो डिजायरेबल है किस कारण? दो कारण इसमें आपने लिखा भी है, दो कारण। पहला कारण है इसमें, उसमें कैसे क्या लिखा है, फर्स्ट रीजन इज कि ये जो क्या करता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रिड्यूस करेगा, स्टेबिलिटी लाता है गवर्नमेंट में, जो पॉलिटिकल पावर है उसमें स्टेबिलिटी लाएगा कि पता चला सरकार रोज गिरी पड़ी है, ऐसा ना हो। तो ये भी एक फ़ायदा है, और नेशन को यूनाइट करता है। तो पावर शेयरिंग इसीलिए डिजायरेबल है कि नेशन भी यूनाइट होगा, और आपको अपने आंसर में यही सारे 3 पॉइंट्स को लिखना है। सेकंड रीजन में आप क्या लिखोगे, जैसे उसका एक अलग क्वेश्चन है, जैसे वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। यहाँ पर आप लिखोगे जस्ट बिकॉज इट्स डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग एक स्पिरिट की तरह, एक आत्मा की तरह, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पहला पॉइंट स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सेकेंड वन इज ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, मतलब एक वैध शासन को इफेक्ट करता है, मतलब एक वैध शासन चले, इसलिए भी डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होनी चाहिए। ठीक, थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई पावर शेयरिंग वाज डिजायरेबल। वहाँ आपको 3 चीज़ें लिखनी है, जस्ट बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल ऑर्डर, एंड सेकेंड वन इज यूनिटी ऑफ नेशन, एंड थर्ड वन इज कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। ठीक, अब आप पावर शेयरिंग के सबसे लास्ट टॉपिक पे चलोगे और बुक को अपने से पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ जाओगे, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे लगता है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर, मतलब रुकना नहीं है। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। इतना मेहनत कीजिए, जोश में पढ़िए। आज के जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ों को फॉलो अप किया जाता है, ये आपका सबसे लास्ट टॉपिक है कि व्हाट इज द थिंग इज फॉलोइंग बाय द मॉडर्न डेमोक्रेसी, यू हैव टू अंडरस्टूड बाय योर लास्ट टॉपिक। तो आप लास्ट टॉपिक पे जाओगे, वहां पर 4 अलग अलग तरीके दिए गए हैं कि हाउ वी शेयर आवर पावर इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो उसमें आप पढ़ोगे एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में आप पढ़ोगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके तहत आप पढ़ोगे कि एक सीधी रेखा में हम कैसे पावर को डिवाइड किए हुए हैं। ठीक, जैसे आप पहले नंबर पढ़ोगे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इवन इन तीनों में आपको एक चीज बता दें, किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं जुडिशरी बहुत पावरफुल है ना, और कोई ये भी नहीं आपसे कह सकता कि लेजिस्लेटिव बहुत पावर है। ये सारी चीज़ें आपकी बुक पर लिखी हुई है कि दे डोंट हैव अ अनलिमिटेड पावर, सब एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल किए हुए हैं। ठीक, एंड सेकंड टॉपिक इसी में आप पढ़ोगे, मतलब 4 पार्ट में है, तो दूसरा पार्ट क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या पढ़ोगे कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऊपर से नीचे और की तरफ कैसे डेमोक्रेसी में पावर डिस्ट्रीब्यूट है। सबसे ऊपर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड वन इज पंचायती राज, नगर पालिका, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। अच्छा, तीसरा इसमें पावर शेयरिंग करने का जो तरीका है वो है, जैसे आप पढ़ोगे लिंग्विस्टिक ग्रुप, रिलीजियस, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ग्रुप्स हैं, इसमें पावर शेयरिंग कैसे की गई है। और फोर्थ वन आप पढ़ोगे कि पावर शेयरिंग जैसे आज के टाइम में आप पढ़ोगे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, ये लोग जो एनजीओ जो प्रेशर करते हैं, ये सारे लोगों में कैसे पावर डिवाइड है, इस चीज़ को थोड़ा बहुत पढ़ोगे। यही है आज आपका टॉपिक, यही था और बेहतरीन है, मस्ती के साथ पढ़िएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।